हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हिंदी मीडियम 100% फ्री प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं आप सभी को 100% फ्री। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, हर एक विषय के वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकर आई हूं आज इस वीडियो में व्याकरण ओवरव्यू। जी हाँ, हिंदी सिलेबस के बारे में जानेंगे, अर्थात हिंदी के व्याकरण सिलेबस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में कि आप व्याकरण में क्या क्या और क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया गया है आपके पाठ्यक्रम में और जो भी बिंदु शामिल हैं उनमें क्या होगा, किस तरह के समाधान होंगे, समस्याएं होंगी, प्रश्न होंगे और हल होंगे, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए मैं यही कहूंगी कि बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं हिंदी व्याकरण की विषय सूची अर्थात व्याकरण सिलेबस ओवरव्यू। अब देखिए, इसमें आप देख ही सकते हैं व्याकरण। सबसे पहले तो व्याकरण क्या है ये मैं बता दूं। व्याकरण अर्थात नियम, जो भी हिंदी में नियम चलते हैं, चाहे वो विराम चिन्ह हो, चाहे शुद्धता अशुद्धता हो, किस तरह से शब्दों को बोला जाए, कहा जाए, लिखा जाए, ये सब कुछ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख ही सकते हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण होते हैं, सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। उसके बाद वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द और वही शब्द यदि वाक्यों में प्रयोग में किए जाते हैं तो पद बन जाते हैं, पदों से मिलकर बन जाता है वाक्य। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय सब कुछ जानेंगे और साथ ही साथ अपठित गद्यांश, निबंध लेखन, पत्र लेखन सबके बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलते हैं हम पहले टॉपिक्स की ओर कि कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं आपके हिंदी व्याकरण में। देखिए, सबसे पहला देख सकते हैं आप अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के अंतर्गत जब परीक्षाओं में आपसे अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, जैसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, एक कहानी या किसी भी तरह का एक गद्यांश दे दिया जाता है आपको और उसको बहुत ध्यानपूर्वक लिखा भी रहता है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनिए या फिर उत्तर लिखिए। दोनों तरह से पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश। या तो पूछे जाएंगे कि ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपठित गद्यांश में। और ये भी आता है कि निम्नलिखित गद्यांश को या प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको कुल मिलाकर गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तब प्रश्न उसके नीचे कुछ भी दिए जाए, 5 ही प्रश्न आते हैं, ठीक है, और उसमें आपको यदि ध्यान से पढ़ोगे तो किसी भी तरह के प्रश्न का आप उत्तर देने में सक्षम रहोगे। फिर है हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन क्या है? नियमों में बंधा हुआ लेखन, जो एक सटीक तरीके से सुगठित भाषा का प्रयोग करके नियमों में बंधे हुए लेखन को निबंध कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ संकेत बिंदु शामिल किए जाते हैं। संकेत बिंदु को जैसे हम कह सकते हैं कि सब पॉइंट्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना सब पॉइंट्स। मान लीजिए कोई निबंध का आया जैसे पर्यावरण सुरक्षा, तो अब पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो पर्यावरण का हम पहले अर्थ क्या लिखेंगे? पहला संकेत बिंदु होगी प्रस्तावना, भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो उसमें हम लिख देंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। परि प्लस आवरण, परि का अर्थ होता है चारों और आवरण मतलब ढका हुआ या फैला हुआ। तो इस तरह से हम लिख देते हैं निबंध। अर्थात निबंध जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध किस तरह से लिखना चाहिए और परीक्षाओं में किस तरह से पूछे जा सकते हैं। निबंध का ही छोटा रूप अनुच्छेद भी है। अनुच्छेद लेखन, जैसे निबंध लेखन की प्रश्न आ जाते हैं कि लगभग 120 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो ये आपको आपकी आंसर पुस्तिका जो मिलती है, उत्तर पुस्तिका या आंसर शीट्स, उसके लगभग 2 से 3 पेजेस में आपको निबंध लिखना होता है। यदि उसके छोटे रूप की बात करें, आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें, तो वो आपको 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करना है।
लिखना उसी तरीके से है, लेकिन अधिक विस्तार से नहीं लिखना है। तो अपठित गद्यांश आपको समझ में आ गया, ठीक है। और यहां पर यदि हम चलें तो निबंध भी आपको समझ में आ गया होगा। निबंध नियमों का बंधा हुआ। अब ये आया है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग ये गलती कर देते हैं। स्त्रीलिंग को पुल्लिंग समझ लेते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग, बातें करने में, वाक्य निर्माण करने में, और यहीं पर हिंदी में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग भी होते हैं। स्त्रीलिंग अर्थात जो स्त्री जाति से संबंधित शब्द होंगे, चाहे वो पेन हो, चाहे चश्मा हो, चाहे अंगूठी हो। अब पेन स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? पुल्लिंग होगा। अंगूठी स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। चश्मा, चश्मा स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? पुल्लिंग। तो ये सोच समझ कर, ठीक है। आंख, यदि बॉडी पार्ट्स की हम बात करें तो आंख स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। हाथ पुल्लिंग, पैर पुल्लिंग, कान पुल्लिंग, मुंह स्त्रीलिंग, होठ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझिएगा एक एक बिंदु को आराम से इन द सेंस कि 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। उसके बाद है वचन। वचन क्या है? वचन अर्थात एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, अंग्रेजी में पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो एक वचन मतलब एक ही, चाहे वो एक लड़का जा रहा है, एक पेन मेरे पास है, या किताब रखी है, या कोई भी, जैसे एक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, वो एक वचन के अंतर्गत आता है। और एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर जिन शब्दों के माध्यम से या जिन शब्दों की सहायता से एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। बहु मतलब बहुत सारे वचन, प्लूरल। जैसे एक पेन है तो सिंगुलर, बहुत सारे पेन है तो प्लूरल, अर्थात एक पेन है तो एक वचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन। उंगलियां, उंगलियां मतलब बहुवचन, उंगली मतलब एक वचन। किताब एक वचन, किताबें बहुवचन। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। समझ में आया? तो यहां पर वचन में हम यही देखते हैं कि कोई भी शब्द, जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है, उसे एक वचन कहते हैं, और जो शब्द किस एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुवचन के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर हुआ? डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी, आप सिलेबस। अब यह है काल। काल क्या है? काल के भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार, शब्द के अनुसार, वाक्य के अनुसार यहां जो काल हम पढ़ेंगे उसका अर्थ है समय। समय अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है। भूतकाल टेंस जिनको कहते हैं, टेंसेस, ठीक है। तो भूतकाल अर्थात बीता हुआ कल, वर्तमान मतलब अभी, आज, प्रेजेंट, भविष्य मतलब आने वाला कल। तो ये आ जाएंगे आपके काल के अंतर्गत। वाच्य अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परसर्ग, परसर्ग, अब जैसे अहा की बिंदी है या कारक चिन्ह है, उनको हम परसर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यानपूर्वक व्याकरण को आपको सुनना है और समझना है। क्लियर? नेक्स्ट है संधि। यस, संधि। संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। हाँ, जैसे उस राज्य ने उस राज्य के साथ संधि कर ली, ठीक है, बहुत सही। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2 या 3। तो ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आता है समास। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। कोई भी वाक्य है उसको शॉर्ट में लिखना या संक्षिप्त रूप में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर,
इसका सामासिक शब्द क्या हो जाएगा? रसोई घर। घोड़े पर सवार, इसका सामासिक शब्द क्या हो जाएगा शॉर्ट में? घुड़सवार। ठीक है। राजा का पुत्र, समास शब्द क्या हो जाएगा? राजकुमार। आप समझे कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त का अर्थ होता है शॉर्ट, छोटा रूप करना। फिर आता है पर्यायवाची, सिनोनिम्स जिनको कहते हैं अंग्रेजी में। एक ही शब्द को और कौन कौन से उसके अर्थ होते हैं या कौन कौन से नाम से उसको जाना जाता है। जैसे ओके, सूर्य, सूर्य देवता, सूर्य के पर्यायवाची बताइए, अर्थात सूर्य को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, वो कहलाते हैं सूर्य के पर्यायवाची या पर्यायवाची। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी एक वस्तु या एक नाम को कई नामों का सहारा मिल जाए या कई नामों के सहारे से उनको बुलाया जाए, अर्थ रखते हो, तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कि सूर्य का रवि है, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है, भानु है। ठीक, तो ये सूर्य के पर्यायवाची है। अब धरती का पर्यायवाची भूमि है, धरा है, वसुंधरा है, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द अर्थात एक जो शब्द है उसके और भी कई नाम हैं। जैसे कोई व्यक्ति है या आप लोग हैं, हमारे निकनेम हो जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो लाली मैडम, हो सकता है घर में कोई और नाम से बुलाते हो, तो वो पर्यायवाची कहलाएगा क्या? कह सकते हैं कि हाँ, लाली मैडम का नाम ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो निकनेम में आ जाएगा, वो ये नहीं है कि यही है, कोई भी कुछ भी। तो पर्यायवाची अर्थात जो उनके व्याकरणिक दृष्टि से उनको प्रूव कर दिया है। ठीक है। विलोम शब्द, विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है। जैसे सीधा का विलोम उल्टा। ठीक है। सफेद का काला, दिन का रात, सुबह का शाम, आना का जाना, हंसना का रोना, ये सब आ जाएंगे विलोम शब्द में। समझ में आ रहा है? व्याकरण में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, इनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यदि आपने व्याकरण के हर एक बिंदु को बहुत ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तब समझिए आपको आगे की कक्षाओं में हिंदी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला हमारा विषय बिंदु है। टॉपिक जो रहता है उसको हिंदी में कहते हैं विषय बिंदु। ठीक है। तो अगला विषय बिंदु है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? सुनो, ये जो है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, अर्थात श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम, इसको अपन एक लेकर चलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्यों लिया इसको हमने श्रुति सम को एक साथ? कि सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। श्रुति मतलब श्रवण करना, मतलब सुनना। तो ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक से लगे लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे आदि, आदि, एक आदि का अर्थ है प्रारंभ, एक आदि का अर्थ है ETC। समझ गए? तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उनके भिन्न होते हैं अर्थ, उनको श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या है? जैसे कई शब्द हैं, उनको एक शब्द में दे दिया गया है व्याकरण में। ओके, जैसे कि हाथ से लिखा हुआ, उसको क्या कहते हैं? हस्तलिखित। यस। नीचे लिखा हुआ, नीचे, इसमें कितने शब्द हैं? नीचे लिखा हुआ, 3 शब्द हैं और उसको एक ही शब्द में दे दिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो नीचे लिखा हुआ को दे दिया निम्नलिखित। ठीक, उसी प्रकार से
और भी जो हम उदाहरण देखेंगे उनके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाए। अब चलते हैं मुहावरे की तरफ। मुहावरे हिंदी भाषा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, भूमिका अदा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वक्ता अर्थात जो स्पीकर है उसके गुणों में या उसकी वाणी में चार चांद लगा देते हैं। यदि कोई वक्ता या यदि कोई व्यक्ति अपने वाक्यों में मुहावरों का सही ढंग से प्रयोग करे तो वाक्य कुशलता में सर्वोपरि हो जाता है, उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होने लगती है चारों तरफ। तो मुहावरे क्या हैं? मुहावरे वाक्यों के अंश होते हैं, वाक्य के अंश। जैसे अंधे की लाठी होना, ठीक, आंखों का तारा होना। प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आया जैसे अंधे की लाठी होना, तो पहले आप इसका अर्थ लिखेंगे बुढ़ापे का सहारा होना। तो लिख सकते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी है, अपने अंधे माता पिता का एकमात्र सहारा है। तो मुहावरे वाक्यों में, हिंदी भाषा में सुंदरता लाते हैं, समझने योग्य बनाते हैं और अधिक प्रभावी भी बनाते हैं वाक्यों को, भाषा को। और जो भी वक्ता है वो मुहावरों के प्रयोग से अपने प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में भी, उसके प्रस्तुतिकरण में मुहावरों का यदि सही प्रकार से प्रयोग हो गया तो वाह, चार चांद लग जाते हैं और उसकी चारों तरफ प्रशंसा ही प्रशंसा होती है। तो देखिए हमारे जो व्याकरण के टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार फिर से बता दूं। अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज, जिसको हमें बहुत ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, गद्यांश नॉट काव्यांश, ठीक है। निबंध लेखन, जिसमें संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें निबंध लिखना होता है। निबंध का अर्थ ही होता है नियमों में बंधा हुआ लेखन। तो नियम का पालन करते हुए हमें सीमित शब्दावली में निबंध को पूरा करना होता है। और लास्ट एंड जो पॉइंट होता है उसको उपसंहार कहते हैं या निष्कर्ष भी कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि किसी भी तरह की व्याकरणिक गलती आप ना कर सको। अभी अक्सर हो जाता है कि स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में लिख देते हैं वाक्यों में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में लिख देते हैं और वहीं पर हिंदी में नंबर कट जाते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जब एक है तो वो एक वचन के अंतर्गत आएगा और एक से अधिक है तो बहुवचन के अंतर्गत आएगा। काल, यहां काल या मृत्यु की बात नहीं की जा रही है, काल अर्थात समय की बात की जा रही है। यहां पर काल क्या दिखा रहा है? काल है यहां पर समय। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की बात की जा रही है। उनमें भी कालों के भी कई काल होते हैं, अर्थात उन जो भेद हैं तीन इसके, भूतकाल, ठीक, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो इनके भी और भी उपभेद हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यक नहीं है आपको, कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है, इनको हम ध्यान से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वाच्य की यदि हम बात करें तो वाच्य क्या है? वाच्य हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से वाक्यों की रचना करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है क्रिया का रूप, जिससे पता चलता है कि कोई भी कही गई बात या किया गया कार्य भूत था, कर्म से रिलेटेड था, कर्ता से रिलेटेड था या भाव से रिलेटेड था। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्त, जिसमें कर्ता प्रमुख होता है, कर्म, जिसमें कर्म प्रमुख होता है, और एक होता है भाव, जिसमें भाव प्रमुख होता है। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। परसर्ग में हम कारकों को जानेंगे। परसर्ग की सहायता से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो संधि है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे उस राज्य ने उस राज्य के साथ संधि स्थापित कर ली, जोड़ लिया है, हाथ मिला लिया है, एक हो गए। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास, संक्षिप्तीकरण अर्थात शॉर्ट, जैसे राजा का पुत्र, कितने सारे शब्द हैं, एक समास का शब्द आ गया राजकुमार। रसोई के लिए घर, रसोई घर, ठीक है। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं, जैसे कोई भी
चंद्रमा है या सूर्य है, उसके कई नाम होते हैं तो वो पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम मतलब उल्टा, ऑपोजिट। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम, सुनने में एक समान लगेंगे लेकिन उनका अर्थ होगा भिन्न। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अधोलिखित, आधा लिखा हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, मतलब हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुहावरे मतलब जो वाक्यों में कुशलता लाते हैं, वाक्यों में प्रभावपन लाते हैं, उनको मुहावरे कहते हैं। यही सब हम पढ़ेंगे व्याकरण में। हर एक विषय बिंदु को अर्थात टॉपिक को हम समझेंगे डिटेल में, रोचक अंदाज में। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। हर एक विषय की शिक्षा आपको प्रोवाइड की जाती है 100% फ्री। हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, और इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एजुकेशन फ्री। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। साथ ही साथ बुक्स, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल, यहाँ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो आप फॉर्म को फिल करिएगा। जिस तरह की बुक आपको चाहिए, जिसमें सैंपल पेपर्स भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, वो जरूर आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।